सभी मित्रों को जय श्री श्याम। मैं नितिन त्रिपाठी श्री श्याम जी ऑनलाइन स्टडी अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य अच्छी तरह से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जियोग्राफी में अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ये सब पढ़ा। आज जियोग्राफी का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी किस तरह से गति करती है, वार्षिक गति किसे कहते हैं, दैनिक गति कौन सी होती है, और परिभ्रमण गति, परिक्रमण गति, इन सब के बारे में जानेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेंगे हमारे पास कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है, पृथ्वी पर दिन रात कैसे होते हैं, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। इन सब चीजों को हम पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करते चलेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम आज के इस टॉपिक पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है। देखिए दोस्तों, हमारे पास लिखा हुआ है पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की गतियां जो हैं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? दो प्रकार की। नंबर एक पे कौन सी हो जाएगी? नंबर एक पे हो जाएगी घूर्णन गति। घूर्णन गति को ही दैनिक गति कहते हैं और दैनिक गति का दूसरा नाम क्या है? परिभ्रमण गति। घूर्णन गति, दैनिक गति और परिभ्रमण गति। दूसरी गति करती है पृथ्वी। दूसरी गति कौन सी होती है? परिक्रमण गति और वार्षिक गति। तो एक एक को हम समझने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाना घूर्णन गति कहलाता है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष के चारों ओर कैसा घूर्णन करना क्या कहलाता है? पृथ्वी की घूर्णन गति कहलाती है। जैसे दोस्तों हम लोगों ने एक बचपन में एक खेल लट्टू वाला खेला होगा। इस टाइप से लट्टू होता है, इस टाइप से। तो ये जो अपने अक्ष के परता इस तरह से घूमता है, इस तरह से घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन गति। लट्टू जो है अपने अक्ष के परता ही तो घूमता है, तो इसके अक्ष के परते घूमना पृथ्वी का क्या है? घूर्णन गति। दूसरा पॉइंट दोस्तों इसका क्या है? ये पॉइंट तो हमने क्लियर कर लिया। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? घूर्णन गति कहलाती है। इसी गति के कारण दोस्तों, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना है इसे। इसी गति के कारण, इसी गति के द्वारा दिन व रात में परिवर्तन होते हैं। दिन और रात में परिवर्तन किसके द्वारा होते हैं? तो दैनिक गति के कारण होते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर दिन रात होने का क्या कारण? तो पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण पृथ्वी की परिभ्रमण गति या घूर्णन गति या दैनिक गति। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? दैनिक गति। समय दोस्तों देखिए कितना होता है। समय जो है 23 घंटे 52 मिनट, लगभग कितना? 24 घंटे। तो पृथ्वी के एक घूर्णन गति का, दैनिक गति का क्या समय है? परिभ्रमण गति का 23 घंटे 52 मिनट, लगभग 24 घंटे के समथिंग होता है। अब दोस्तों हम परिक्रमण गति और वार्षिक गति के बारे में समझते हैं कि परिक्रमण गति और वार्षिक गति क्या है। देखिए, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण गति कहलाती है। जैसे हम समझते हैं ये सूर्य, ये क्या है? सूर्य है। ये इस टाइप से सूर्य बना हुआ है। ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी। ये दोस्तों पृथ्वी है। इसके चारों ओर क्या कर रही है? परिक्रमण। क्या कर रही है? परिक्रमण। तो इस गति को क्या कहेंगे हम? इस गति को कहेंगे सूर्य की परिक्रमण गति या वार्षिक गति। अब देखिए दोस्तों, इसे वार्षिक गति क्यों कहते हैं? इस गति के द्वारा वर्ष में परिवर्तन होते हैं। किसमें परिवर्तन होते हैं? वर्ष में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा जाता है कि वर्ष में परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो वर्ष में परिवर्तन किसके कारण होते हैं? पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण या वार्षिक गति के कारण वर्ष में परिवर्तन होते हैं। वर्ष में परिवर्तन होने के लिए ही इसे क्या कहा गया है? वार्षिक गति कहा गया है। वार्षिक गति के कारण ऋतु परिवर्तन। दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट, वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी में क्या होता है? ऋतु परिवर्तन। और इसका समय कितना होता है? 1 वर्ष। समय कितना होता है? 1 वर्ष। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लग जाता है? 1 वर्ष का। अब दोस्तों इसी से हम ये भी पॉइंट क्लियर कर लेते हैं कि लीप ईयर किसे कहते हैं। लीप ईयर कौन सा होता है या लीप ईयर किसे कहते हैं। यहाँ से दोस्तों हमने क्या सीखा? हमने सीखा परिक्रमण गति और वार्षिक गति। पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। नंबर 1 घूर्णन गति, नंबर 2 दैनिक गति और नंबर 3 परिभ्रमण गति। उसके बाद क्या है? परिक्रमण गति, वार्षिक गति। ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति किसे कहते हैं? पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाना घूर्णन गति कहलाती है। इसी गति के द्वारा दिन व रात होते हैं। दिन व रात किसके द्वारा होते हैं? घूर्णन गति के कारण।
इसलिए इसे क्या कहते हैं, दैनिक गति। इसकी समय कितनी होती है, समय होती है पृथ्वी अपने अक्ष पे कितने 23 घंटे लगभग 52 मिनट, ठीक है, लगभग 24 घंटे के अप्रोक्सीमेट हो जाता है। परिक्रमण गति देखिए, पृथ्वी क्या सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण गति। इस गति के कारण ही वर्ष में परिवर्तन होता है, इसलिए इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है, वार्षिक गति के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। और समय कितना लग जाता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में, तो 1 वर्ष का। अब देखते हैं दोस्तों लौंग का साल कौन सा होता है, जिसे लीप ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप ईयर। देख लीजिए, 1 वर्ष पृथ्वी को जो है सूर्य का परिक्रमा करने में 1 वर्ष का समय लग जाता है। अब देखते हैं कि जो है लीप ईयर कौन सा बनता है, जाके हमारा देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 1 वर्ष एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 सही 1/4 दिन। अब देखिए दोस्तों, 365 दिन तो हमें सीधा मिल गया, 365 दिन सीधा मिल गया। 1/4 का मतलब है, यहां निकाल देता हूं, एक दिन में कितने घंटे, 24, और 24 का 1/4 कितना हो जाएगा, 4 6 24, लगभग 6 घंटे। 6 घंटे, तो 365 प्लस 6 घंटे, ठीक है, 1 वर्ष का हो गया, मतलब पहले वर्ष का। फिर दूसरे वर्ष में कितने दिन होंगे, 365 सही 1/4 दिन। तो इसमें भी 365 और 1/4 का 6 घंटे। फिर तीसरे वर्ष में हम देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तीसरे वर्ष में देखिए, 365 सही 1/4 दिन। तो इसमें भी दोस्तों वही काम, 365 दिन सीधे मिल गए और 6 घंटे शेष बचा, 6 घंटे। अब देखिए दोस्तों चौथे वर्ष में क्या होता है। चौथे वर्ष में भी हमें 365 सही 1/4 दिन मिला, 365 सही 1/4 दिन मिला। अब 365 और प्लस 6 घंटे। अब दोस्तों यहाँ देखना है हमें, 365 तो पूरे एग्जैक्ट है, 6 घंटे ये ऐड हुए, कितने हुए, 6 6 12 और 6 18, 18 6 24, ये 24 घंटे एक्स्ट्रा आए, 24 घंटे एक्स्ट्रा आए। यहाँ कितने दिन थे, 365, ये 24 घंटे इसमें ऐड हुए, तो 24 घंटे का मतलब 1 दिन। 24 घंटे में दोस्तों कितना दिन हो जाता है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो इस तरह से 1 दिन इसमें ऐड होगा, तो चौथा वर्ष कौन सा हो जाता है, 366 दिन का, 366 दिन का। इसी को क्या कहते हैं, लीप ईयर। क्या कहते हैं, लीप ईयर या लौंद का साल। तो दोस्तों हमने देखा कि हर चौथा वर्ष क्या होगा, लीप ईयर या लौंद का साल। प्रोसेस हमने बता दिया, 365 दिन 6 घंटे, 1/4 का कितना घंटा हो जाता है, 6 घंटे। दूसरे वर्ष में 365 दिन 6 घंटे, तीसरे वर्ष में 365 दिन 6 घंटे, और चौथे वर्ष में 365 सही 365 और 6 घंटे, 6 घंटे 12 घंटे, 18 घंटे और 24 घंटे। ये 24 घंटे मिलकर 1 दिन हो जाते हैं, और 1 दिन 365 में ऐड होकर कितना हो जाता है, 366। तो एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। और ये दिन कहाँ पे चला जाता है, 29 फरवरी में। कहाँ चला गया, 29 फरवरी में। तो हर चौथा वर्ष लीप ईयर होता है दोस्तों। हर चौथा वर्ष कौन सा होता है, लीप ईयर। दोस्तों अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं कि पृथ्वी जो है वार्षिक गति कैसी होती है। वार्षिक गति के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि वार्षिक गति का डायग्राम कैसे है, इससे हम समझने की कोशिश करते हैं वार्षिक गति में कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ रहती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में, बसंत विषुव कब होता है, शरद विषुव कब होता है, और ऐसे कई सारे फैक्ट हैं जिसे हम इस डायग्राम के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, सूर्य बीच में क्या है, एक जगह पर स्थित है, पृथ्वी इसका चक्कर कर रही है, पृथ्वी क्या कर रही है, इसकी परिक्रमा कर रही है। तो सबसे पहले यहीं से हमें एक पॉइंट मिलता है कि ये जो मार्ग है, पृथ्वी किस मार्ग में सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इस मार्ग को क्या बोलेंगे दोस्तों, इस मार्ग को बोला जाता है दीर्घ वृत्ताकार मार्ग। क्या बोलेंगे इसको, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग।
एक पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में करती है। अब देखना दोस्तों, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमने जो है डायग्राम बना के तैयार किया है, इसी के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में कब पड़ती हैं। तो सूर्य की किरणें जो है दक्षिणी गोलार्ध में कब पड़ती हैं दोस्तों, 22 दिसंबर को। अब दोस्तों हमने अक्षांश रेखाओं में पढ़ा था कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा स्थित होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा स्थित होती है। कौन सी रेखा, मकर रेखा। तो दक्षिणी 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं, मकर रेखा पे। दोस्तों 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पे पड़ती हैं, मकर रेखा पे। अब मकर रेखा पे जब पड़ती हैं तो इसे क्या कहेंगे, मकर संक्रांति। ये वो वाली मकर संक्रांति नहीं है जनवरी वाली, वो अलग होती है, ये मकर संक्रांति। इसको क्या कहेंगे, मकर संक्रांति। दोस्तों 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, तो इसे क्या कहते हैं, मकर रेखा पर लंबवत, सॉरी मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। और किस गोलार्ध में पड़ती हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती हैं। अब हमें यहीं से एक पॉइंट और क्लियर करना है कि दक्षिणी गोलार्ध का जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी तो वहां क्या होगा, 22 दिसंबर, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा, 22 दिसंबर, सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा, 22 दिसंबर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। यहां से इतने पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। और जब सूर्य, एक पॉइंट और बचा हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो इसे क्या और कहा जाएगा, दक्षिणायन। क्या कहेंगे, दक्षिणायन। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पड़ती हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी रेखा स्थित होती है दोस्तों, तो दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा स्थित होती है, तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, 22 दिसंबर। अब दोस्तों यहाँ पे दिसंबर, फिर क्या आया होगा, जनवरी, फिर फरवरी, और इसी तरह यहाँ पे आए तो यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य की किरणें कहाँ गई, ध्रुवों पर। 21, यहाँ पे लिखता हूं, 21 मार्च। 21 मार्च को सूर्य की किरणें कहाँ पड़ी, विषुव पे, यानी कि ध्रुवों पर, तो इसे क्या कहा गया, बसंत विषुव। अपने यहाँ मार्च में ही बसंत ऋतु आता है। तो 21 मार्च को सूर्य की किरणें कहाँ पे पड़ती हैं, विषुव पे, ठीक है, विषुव, तो इसे क्या कहते हैं, बसंत विषुव, ठीक है। उसके बाद जो है जनवरी के बाद क्या आया, फरवरी, मार्च। अब यहाँ पे क्या आया होगा, अप्रैल, फिर मई, और उसके बाद क्या आता है दोस्तों, जून। उसके बाद जून यहाँ पे आ गया, तो हम यहाँ पे सीधा लिखते हैं 21 जून। 21 जून, 21 जून दोस्तों, 21 जून को सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में, ये तो क्या हुआ, सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पड़ी जाके, विषुव पे, और यहाँ पे अब कहाँ पे पड़ रही है लंबवत, तो सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध। तो जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं तो उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा दोस्तों स्थित होती है, अक्षांश एवं देशांतर रेखा में पढ़ा था, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा स्थित होती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। तो जब ये कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती हैं तो इसे क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति। क्या कहेंगे, कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति, संक्रांति। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा, इसलिए इसे कर्क रेखा, कर्क संक्रांत कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं तो इसे क्या कहते हैं, उत्तरायण। क्या कहते हैं, उत्तरायण। ठीक है दोस्तों, इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखते हैं कि ये उत्तरी गोलार्ध में आ गया, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा था, 22 दिसंबर। यहाँ कौन सा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, 21 जून, सबसे बड़ा दिन कौन सा हो जाएगा, 21 जून। अब दोस्तों जून, जुलाई, क्या आया होगा, जुलाई, अगस्त, फिर यहाँ कितना आ गया, 23 सितंबर। 23, यहाँ ऊपर लिखता हूं, 23 सितंबर। 23 सितंबर को भी दोस्तों सूर्य की किरणें कहाँ, विषुव पे, विषुवत रेखा, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाएगा, शरद विषुव, शरद विषुव।
शरद विषुव कब होता है? 23 सितंबर से होता है। अब दोस्तों यहाँ हमें याद रखना है कि 21 मार्च जब सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पड़ती हैं तो 21 मार्च ये क्या है? भूमध्य रेखा पे विषुवत रेखा सूर्य की किरणें जब पड़ेंगी तो यहाँ क्या होगा? दिन रात कैसे होंगे? बराबर। यहाँ पे लिख देता हूं, दिन रात बराबर। जब भूमध्य रेखा पे सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पड़ती हैं तो क्या होगा? दिन रात बराबर 21 मार्च को। और यहाँ पे भी देखो विषुवत रेखा, तो यहाँ भी क्या होगा? 23 सितंबर को दिन व रात कैसे होंगे? बराबर। दिन और रात बराबर होंगे। अगर दोस्तों इस टाइप से ना समझ में आया और समझाने की अच्छी कोशिश की, आप जो है डायग्राम पूरा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी कॉपी में बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप से देखते हैं। हम इसे एक समझाने का हमने दूसरा भी मेथड तैयार किया, उसे भी आपके सामने ला के रखता हूँ। देखो उससे समझ में आया। इससे सबसे पहले 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पड़ती है तो क्या होता है? सबसे बड़ा दिन और दक्षिणायन कहते हैं। फिर हमने देखा कि जनवरी, फरवरी, फिर मार्च में 21 मार्च पे विषुवत रेखा किरणें गई तो दिन और रात बराबर हो गए और इसे बसंत विषुव कहते हैं। फिर अप्रैल, मई, जून 21 जून का सबसे बड़ा दिन यानी कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून। उत्तरी गोलार्ध को उत्तरायण कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा स्थित होती है और कर्क रेखा के नजदीक जो भी शहर होते हैं उनमें जो है जून का महीना सबसे गर्म होता है। ये पॉइंट अभी बाद में बताऊंगा। और उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है तो उत्तरायण हो गया। फिर जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर फिर कहाँ आ गए? विषुव यानी कि विषुवत रेखा किरणें पड़ी तो दिन और रात यहाँ भी कैसे हो गए? बराबर। अब देखना सितंबर, अक्टूबर, यहाँ क्या हुआ? अक्टूबर और नवंबर और यहाँ दिसंबर, यही क्रम चलता रहता है और इसी से हमारे ऋतु परिवर्तन और वार्षिक गत होती है। दोस्तों अब इसका सेकंड मेथड भी हम समझने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे अच्छी तरह से। अगर ये ना क्लियर हुआ हो स्क्रीनशॉट लेके रख लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर इसमें कोई गलती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आइए दोस्तों और सेकंड मेथड देखते हैं इसका, कि सेकंड मेथड जो है कितना उपयोगी है हम लोगों के लिए, इससे ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या था? 22 दिसंबर ग्लोब को पहले हमने बताया था 23 सही 1/2 नॉर्थ को कर्क रेखा और ये 0 डिग्री विषुवत रेखा। कौन सी है? 0 डिग्री विषुवत रेखा। कौन सी है दोस्तों? 0 डिग्री विषुवत रेखा। ये उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध है। विषुवत रेखा 2 गोलार्ध में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। 23 सही 1/2 साउथ को क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो दोस्तों मकर रेखा से जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 22 दिसंबर क्या है? सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं? दक्षिणी गोलार्ध में, मकर रेखा। तो यहाँ क्या होगा? यहाँ जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, ये कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध का। उसके बाद जो है सूर्य आगे बढ़ता है, हमारा महीना जो है वार्षिक महीना आगे चलता है, जनवरी, फरवरी। उसके बाद 21 मार्च को कहाँ आ जाती है सूर्य की किरणें? विषुवत रेखा पे। तो विषुवत रेखा पे 21 मार्च, तो इसे क्या कहते हैं? बसंत विषुव। क्या कहते हैं? बसंत विषुव। इसी को कहते हैं बसंत विषुव। उसके बाद दोस्तों मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून। 21 जून को कहाँ चलेंगे सूर्य की किरणें? कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा यानी कि इसका मतलब हो गया हमारे पास कि उत्तरी गोलार्ध में आ गए, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का बड़ा दिन शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बड़ा दिन। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर और दिन रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च को। दिन व रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च को विषुवत रेखा सीधी किरणें पड़ती है। अब देखना है इसका लौटने का क्रम क्या होता है। 21 जून वही प्रोसेस। एक बात और बता दूं, जो शहर कर्क रेखा के समीप होते हैं, कर्क रेखा के समीप शहर, जो शहर कर्क रेखा के समीप होते हैं, जून का महीना उनमें गर्मी का होता है। जून का महीना सबसे गर्म। जून का महीना कैसा होगा? सबसे गर्म। जो शहर कर्क रेखा के पास में होते हैं उनमें जून का महीना सबसे गर्म होता है। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर।
अब सितंबर को हम फिर लौट आए कहाँ पे, विषुवत रेखा। तो ये कौन सा विषुव है, शरद विषुव, शरद विषुव, इसे क्या कहेंगे, शरद विषुव। तो दोस्तों 23 सितंबर को शरद विषुव, उसके बाद जो है विषुवत रेखा पड़ती है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी दिन रात की अवधि कैसी होती है, बराबर। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फिर हम उसी जगह आए। तो इसी तरह से जो है पृथ्वी की परिक्रमण गति होती रहती है सूर्य के चारों तरफ। अब हम दोस्तों सबसे पहले ये इनसे क्वेश्चन जो बनते हैं रेखाओं से संबंधित, वो क्वेश्चन करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अब हम इसे जो है डिटेल 22 दिसंबर पढ़ेंगे, 21 मार्च पढ़ेंगे, 21 जून, और इन सब के डिटेल में अभी हम बता रहे हैं इसके बारे में। देखिए आगे का पॉइंट। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि 22 दिसंबर की स्थिति क्या रहती है। देखिए दोस्तों 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें दक्षिणायन होती हैं। क्या होती हैं, दक्षिणायन। दक्षिणायन में कौन सी रेखा दक्षिणी गोलार्ध में होती है, मकर संक्रांति, मकर रेखा होती है। तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं, मकर रेखा। तो मकर रेखा एक देखिए दक्षिणायन में मकर संक्रांति जो है दोनों में होती है, उत्तरी गोलार्ध में भी होती है और दक्षिणी गोलार्ध, किसमें, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन मकर रेखा दोस्तों किसमें स्थित होती है, दक्षिणी गोलार्ध। तो सूर्य की किरणें जो है मकर रेखा पर, सूर्य की किरणें कैसी पड़ रही हैं, लंबवत पड़ रही हैं। तो यहाँ क्या होगा, जहां सूर्य की किरणें पड़ेंगी वहां क्या होती है, गर्मी होती है। और इसके अपोजिट यानी कि जब दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होगी तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सर्दी होगी। सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं, मकर रेखा, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ रही हैं, तो यहाँ गर्मी होगी, इसके अपोजिट सर्दी होगी। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में अगर गर्मी है तो उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी। अब दोस्तों हमने देखा एक दक्षिणी गोलार्ध का हमने देश लिया, दक्षिणी गोलार्ध का देश कौन सा लिया, ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी गोलार्ध का एक देश ऑस्ट्रेलिया और उत्तरी गोलार्ध का एक देश भारत, हमने अपना देश ले लिया। अब दोस्तों हमें पता रखना है गर्मियों के क्या होते हैं, गर्मी के दिन कैसे होते हैं, बड़े, गर्मी के दिन बड़े, और सर्दी की क्या होती है, रात बड़ी होती है। सर्दी की क्या होती है, गर्मी के दिन बड़े और सर्दियों की रात कैसी होगी, बड़ी। ठीक है दोस्तों, ये हमें पॉइंट याद रखने हैं। गर्मियों में दिन बड़ा होता है, सर्दियों में रात बड़ी होती है। तो दोस्तों देखो जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पड़ रही है तो यहाँ क्या होगी, गर्मी होगी। और दक्षिणी गोलार्ध का एक देश हमने ऑस्ट्रेलिया ले लिया। ऑस्ट्रेलिया जब ले लिया तो यहाँ के दिन रात हम देखते हैं, यहाँ क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, गर्मी है। गर्मियों का हमने बताया दिन कैसे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में बड़े होंगे। ऑस्ट्रेलिया में दिन कैसे होंगे, बड़े होंगे। और जो है उसके बाद रात कैसी हो, जब दिन बड़े हो जाएंगे तो रात स्वतः ही छोटी होगी। उसी तरह से यहाँ देखिए भारत में क्या है, सर्दी है। सर्दियों के दिन कैसे हैं, सर्दियों का हमने बताया था रात बड़ी होती है, तो इसकी रात क्या हो जाएगी, भारत की बड़ी हो जाएगी। इसके अपोजिट दिन कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, यदि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ऑस्ट्रेलिया देश में क्या दिन बड़े हैं तो भारत में इसकी स्थिति क्या होगी, भारत में सर्दी होगी या गर्मी होगी। तो तुरंत हमें जवाब देना है, दिन बड़े हैं तो गर्मियों के दिन बड़े होते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है। और दक्षिणी गोलार्ध में जब दिन बड़े होंगे यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में दिन तब बड़े होते हैं जब गर्मी होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में जब गर्मी है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सर्दी होगी। तो भारत में कैसा मौसम होगा, सर्दी होगी। जब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी है तो भारत में सर्दी होगी। इसी तरह से हम दोस्तों 22 दिसंबर का चेक किया, इसी तरह से हम 21 जून का चेक करते हैं। इसी तरह से क्या करेंगे, 21 जून का हम चेक करके देख रहे हैं। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि 21 जून की स्थिति क्या रहती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ, उत्तरायण में होती है। उत्तरायण मतलब उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध कहाँ पे रहती है, उत्तरी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा। तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती हैं, कर्क रेखा पे। कर्क संक्रांति उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, हमने ये लिख लिए। ठीक है, दो विषुवत रेखा के ऊपर जो है कर्क रेखा, और मतलब उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। तो कर्क रेखा किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में जब किरणें क्या है, सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पे पड़ती हैं। तो जब जहां सूर्य की किरणें पड़ेंगी वहां क्या होगा, गर्मी का मौसम होगा। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगी, गर्मी। और दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, सर्दी।
तो उत्तरी गोलार्ध का दिन, उत्तरी गोलार्ध में जो है कौन सा देश स्थित है? भारत। हमने एक देश भारत ले लिया। और अभी पिछले क्वेश्चन की तरह दूसरे देश कौन सा था दक्षिणी गोलार्ध में? ऑस्ट्रेलिया। अभी हमने पढ़ा था जिस जिस जहां गर्मी होती है वहां के दिन क्या होते हैं? बड़े। वहां के दिन बड़े और रात क्या हो जाएगी? छोटी। जहां दोस्तों दिन बड़े होते हैं वहां गर्मी होती है, और जहां सर्दी होती है वहां की क्या होती है? रात बड़ी। तो रात कैसी हो जाएगी? यहाँ बड़ी, और दिन कैसा हो जाएगा? छोटा। तो सर्दियों का दिन छोटा होता है। क्वेश्चन दोस्तों किस तरह से पूछता है? यदि जो है भारत में दिन बड़े हो रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया में दिन छोटे होंगे या बड़े होंगे। इस टाइप से जिस भाषा से क्वेश्चन बन सकता है उस टाइप से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो ये स्थिति हमें याद रखनी है कि 21 जून को कर्क संक्रांति, यानी कर्क संक्रांति कहाँ? उत्तरी गोलार्ध। कर्क संक्रांति उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो। तो सूर्य की किरणें कहाँ पे पड़ रही हैं? उत्तरी गोलार्ध में। किस रेखा पे पड़ती हैं? कर्क रेखा। तो जहां सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहां क्या होती है? गर्मी। और गर्मी जब होगी तो क्या होता है? दिन बड़े होते हैं और रात छोटी। और सर्दियों की रातें छोटी, सर्दियों की रातें बड़ी होती हैं और दिन छोटा होता है। अब दोस्तों बची हमारे पास 21 मार्च और 23 सितंबर। इनकी स्थिति क्या होती है? आइए इनके बारे में देखते हैं। इनकी स्थिति आइए दोस्तों अब हम देखते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। देखिए दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर में क्या स्थिति रहती है? सूर्य की किरणें लंबवत विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? 21 मार्च को लंबवत विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। तो 21 मार्च को क्या बोला जाता है? 21 मार्च को कहते हैं, 21 मार्च को बसंत विषुव। क्या कहते हैं? बसंत विषुव। और 23 सितंबर को शरद विषुव। क्या कहते हैं? शरद विषुव। सूर्य की किरणें लंबवत विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, जिस कारण से दोनों गोलार्धों में एक समान रूप से ऊष्मा की प्राप्त होती है। इसलिए दोनों गोलार्धों में समान मौसम रहता है। अब देखिए दोस्तों 21 मार्च व 23 सितंबर को दिन व रात की अवधि एक समान रहती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि कैसी रहती है दोस्तों? एक समान रहती है। तो यहाँ जो है दिन कितने, मतलब दिन कितने घंटे का? जब एक समान है तो दिन 12 घंटे का, और रात भी कैसी होगी? 12 घंटे की। रात भी कितने की? 12 घंटे। अब हमें बस यही एक फैक्ट याद रखना है, 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन व रात की अवधि बराबर होती है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित प्रश्नों को रखेंगे, जैसे एक्सप्लेन करूंगा। एक ऑप्शन, जैसे एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगा। काफी अच्छे से तैयारी कराने की कोशिश करूंगा। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।